डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामोफिलिक। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है, पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाके क्लास 10th साइंस में सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, हर एक चैप्टर की पार्ट वाइज। ठीक है। पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से ऊपर ऊपर सारा कुछ पढ़ाया था, बैलेंसिंग पूरी कंप्लीट कराई थी, और ये सारा कुछ आपको होमवर्क दिया था, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने ये कर लिया है और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, पार्ट 1 की वीडियो पे या पार्ट 2 की वीडियो पे भी कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट है और आप कमेंट भी नहीं कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा लास्ट में जब इसकी पूरी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। किसके लिए? इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए। तो चूंकि इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी काफ़ी हैं तो इसलिए वो लंबी वीडियो भी बन सकती है। ठीक, तो चलिए हम पहले आज का शुरू करते हैं सेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शंस की काफ़ी सारी टाइप होती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये सब जो रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। पहले जो मेन रिएक्शंस हैं, जो उसके टाइप हैं केमिकल रिएक्शन के, हम वो देखते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, थोड़ी ना मतलब थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी लगाइए और थोड़े इंग्लिश से समझने की कोशिश करिए कि ये क्या कह रहा है। कॉम्बिनेशन वर्ड क्या कहता है? जब कंबाइन हो रहा है या नहीं? तो जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होंगी, चीज़ें मतलब क्या? रिएक्टेंट्स। व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन यही तो होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाती हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए और बी आपस में कंबाइन होंगे और अगर ए भी बना देते हैं तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देखिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो नए कंपाउंड आपको लगे ना, उनको आप अच्छे से याद कर लो, जैसे क्विकलाइम। ठीक है, तो क्विकलाइम किसको बोलते हैं हम? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO क्या है आपका? ये फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? इसका केमिकल नेम है। और क्विकलाइम क्या है? इसका जनरल नेम है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए सारा। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। जहाँ कहीं भी ब्लू में ऐसे ही कोई रिएक्शन देखे ना, तो उस रिएक्शन को याद करने की कोशिश करिए, उसमें कोई भी नया कंपाउंड दिख जाता है तो उसका नाम याद रखने की कोशिश करिए। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। क्या पढ़ते हैं इसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो, एक चीज तो समझो, जहां भी OH आ गया ना तो वो उसका नाम में हाइड्रोक्साइड होगा, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेक्ट लाइम। तो यहाँ पे क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बना देता है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। और इसमें क्या होता है? हीट निकलती है बहुत ज्यादा। तो जरा ध्यान से देखो, दो चीजें यहाँ कंबाइन हो रही है, नहीं हो रही है ना? दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं और एक चीज बना रही हैं। तो जब टू और मोर देन टू, when two or more than two reactants combine to form a single product, that is calcium hydroxide, तो क्या होता है आपका? वो कहलाती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन है? आपने घर में कभी अपने रंगाई वंगाई का कार्यक्रम देखा होगा, चूना जो सफ़ेदी बोलते हैं हम, तो वो यही तो होता है। चूने का पत्थर लाते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, तो आप देखते नहीं कितनी हीट निकलती है। ठीक है, वही ये रिएक्शन है। अब देखिए, आपको डेफिनेशन के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा दूसरी बुक की जरूरत नहीं है। अगर आप NCERT थोरोली पढ़ोगे आप समझ जाओगे, सब कुछ मिल जाएगा। कहता है सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी। देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, कॉपी खोल के बैठ जाओ अपनी, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगे या डेफिनेशन में ऐसे मार्क कर रहा हूँ उसको कॉपी में साथ साथ लिखते चले जाओ। अपने नोट्स बनाने की आदत डालो। कब तक दूसरों के नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? अपने नोट्स बनाओ, उसको जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करो। हर एक चैप्टर के नोट्स के बाद 1 या 2 पेज खाली छोड़ दो, ताकि जब तुम्हें लगे कि कोई जरूरी चीज़ मैंने किसी और बुक से पढ़ ली है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, वहाँ ऐड करते जाओ। तो ये सब हैबिट डेवलप करिए। अब आप लोग 10th में आ गए हैं। ठीक है, स्पून फीडिंग की आदत छोड़ दीजिए बिल्कुल। ठीक, अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करता हूं तो क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, जहां कहीं भी CO3 देखना ना तो समझ जाना ये कार्बोनेट होगा, क्योंकि CO3 2- जो होता है वो कार्बोनेट आयन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरीके से मैंने आपको बोला था सल्फेट, SO4 क्या होता है? सल्फेट आयन होता है। ठीक, CuSO4 याद है, कॉपर सल्फेट। ठीक, चलिए
अब हम कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे ही आपको बोले ना बर्निंग बोले, तो बर्निंग का मतलब आपका क्या होता है कि आप उसे ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। बर्निंग का मतलब क्या होता है, आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हो। तो आपको बर्निंग ऑफ कोल बोला है, कोल मतलब क्या होता है, कार्बन, ठीक है। तो आपने सॉलिड लिया, ऑब्वियस सी बात है कोल सॉलिड रहता है, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, गैसियस फॉर्म में होगी ऑक्सीजन, तो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है, गैसियस होती है या नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन ही तो हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोयला जल रहा है, वो जल नहीं रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, मतलब जल भी रहा है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक इसी तरीके से वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या हो रहा है, रिएक्ट होकर वाटर बनाती है। अब ऐसा नहीं होता कि नॉर्मली किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी कंडीशन में आपस में रिएक्ट होकर वाटर बना दें, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तो आसमान में नॉर्मली एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर वाटर बना रहे होते, बारिश ही बारिश चल रही होती दिन रात। ऐसा नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर फेवरेबल टेम्परेचर और कंडीशन प्रेशर चाहिए होता है, तब जाके वो बनता है, ठीक है। तो अगर आसान शब्दों में हम कहें तो ये क्या कहता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, आपस में कंबाइन करते हो और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब अगर कोई रिएक्शन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, तो क्या हो जाएगा रिएक्शन, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, है या नहीं है। तो ध्यान से सुनना, अब रिएक्शन के ना दो और टाइप बताता हूँ, जो ये मेन टाइप नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। जो मेन टाइप है वो आपके एक बार मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। वो आपका है सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है आपका, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ये रहा, ठीक है। स्पेलिंग भी देखते चलो, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा जो होता है आपका वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। और जो चौथा होता है आपका वो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तीसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो चौथा है आपका वो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। तो ये चार होते हैं जो आपके मेन होते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, वो ऐसे ही एक्स्ट्रा रहते हैं टाइप में, ठीक है। अब जैसे जरा ध्यान से देखो, कोई भी रिएक्शन है तो रिएक्शन की जो दो एक और भी टाइप होते हैं ना, एक्स्ट्रा टाइप, उन्हें बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और दूसरा क्या होता है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है। जो थर्म वर्ड आता है ना, थर्मिक, वो हीट के लिए आता है। थर्मिक वर्ड जहां कहीं भी आएगा वो हीट के लिए आएगा। फोटो वर्ड जहां कहीं भी आएगा ना तो वो लाइट के लिए आता है। तो थर्मिक हीट के लिए आता है, फोटो किसके लिए आता है, लाइट के लिए आता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो, हीट इवॉल्व हो, रिएक्शन में हीट बाहर निकले, वो एक्सोथर्मिक होती है। और एंडोथर्मिक क्या होती है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट आपको देनी पड़े, ठीक है, बाहर ना निकले रिएक्शन में, हीट आपको सप्लाई करनी पड़े, वो क्या होता है, एंडोथर्मिक। देखो जब कभी भी दो चीज़ों को याद कर रहे हो और याद नहीं हो रहा है या कन्फ्यूजन हो रहा है, पेपर में भूल जा रहे हैं कि एक्सो में हीट निकलता था, एंडो में हीट निकलती थी, तो आप क्या करो कि एक कोई ट्रिक बना लो। और जब कभी भी दो चीज़ों में कन्फ्यूजन हो ना, ट्रिक हमेशा एक के लिए बनाना, तो उस एक को आइडेंटिफाई कर लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो तुम दो चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हो, तुमने दोनों के लिए ट्रिक बना ली, फिर तो तुम उस ट्रिक में भी कंफ्यूज होगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो ये कुछ हैबिट्स होती हैं जो डेवलप करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जैसे देखो आपको क्या करना है, एक्सोथर्मिक, मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे, एक्सोथर्मिक। तो कैसे याद रखेंगे, एक्सोथर्मिक में क्या आ रहा है, एग्ज आ रहा है, एग्ज, एग्ज मतलब एक्सर्ट करना, एक्सर्ट करना, बाहर निकालना, ठीक है, एक्सर्शन, ठीक। एक्सोथर्मिक, एक्सर्ट करना, बाहर निकालना, मतलब हीट एक्सर्ट कर रहा है, हीट बाहर निकल रही है। तो अगर एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकल रही है तो एंडोथर्मिक में क्या हो रही होगी, देनी पड़ रही होगी। सिर्फ एक के लिए ट्रिक लगाओ। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो यहां तक बता दिया है आपको। तो अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अगर आपसे एग्जांपल पूछ ले तो कौन कौन सा होगा, जो जब कभी भी आप कुछ बर्न करते हैं तो जनरली वो एक्सोथर्मिक होते हैं। कोई भी रिएक्शन होती है ना जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट लिख दे, मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर कोई रिएक्शन है जिसमें एरो के ऊपर उन्होंने ये डेल्टा साइन बना दिया, इस डेल्टा साइन का मतलब होता है गर्म करना, हीट देना, ठीक है, या उन्होंने लिख दिया ऐसे नीचे 1000 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या है, वो हीट दे रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। जहां हीट देंगे एंडोथर्मिक, और जहां हीट निकलेगी वो एक्सोथर्मिक। तो जब कभी भी किसी चीज को बर्न करोगे तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि जलाओगे तो गैस निकलेगी, हीट निकलेगी,
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, आपने जब कोल को जलाया तो ये क्या होना चाहिए, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए, है या नहीं। यहाँ पे आपने क्या किया, देखो O2 के साथ तो रिएक्ट करवाने का मतलब ये जला देना, ठीक है। तो जो CH4 है, देखो O2 के साथ रिएक्ट करने का मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन और बर्निंग में क्या अंतर है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक। तो अब आपने क्या किया, CH4 यानी मीथेन। तो आपने मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, यानी मीथेन को क्या किया, देखो CH4 का मतलब होता है मीथेन, ये एक गैस होती है, जिन्हें नहीं पता बता दूं, ये एक हाइड्रोकार्बन है। क्लास 10th में ही चौथे चैप्टर में साइंस में आपको जब कार्बन पढ़ाऊंगा तब इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक। तो CH4 जो होता है वो आपका क्या होता है, वो मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन। उसको जब ऑक्सीजन के साथ आप हीट करोगे, मतलब गर्म करोगे, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और H2O रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा, साथ साथ हीट भी रिलीज करेगा। तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप हो गया, ठीक है। अब आपको क्या ये पता है कि जो रेस्पिरेशन है, मतलब आप सांस लेते हैं, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब रेस्पिरेशन में क्या होता है, हीट बाहर निकलती है या नहीं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हीट बाहर निकल। अब बताता हूं कि रेस्पिरेशन में हीट कैसे रिलीज होती है। देखो होता क्या है कि हम सब जिंदा हैं, हम सब चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि एनर्जी की वजह से। हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो खाना हम खाते हैं उस खाने से। तो होता क्या है कि जब डाइजेशन चल रहा होता है ना, मतलब खाने को पचा रहे होते हैं हम, तो जो फूड होता है वो टूटता है छोटे छोटे सब्सटेंस में। जो हमारा खाना होता है वो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूटता है। जैसे चावल हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है, ठीक है, तो ये टूटता है उनके अंदर। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, ये टूटते हैं और टूट के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। जो राइस, पोटैटो, ब्रेड, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, हम इन्हें खाते हैं। और फिर वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन होते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। ये जो ग्लूकोज होता है क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। कौन सा ऑक्सीजन, जो हमारे बॉडी के सेल में होता है और हमें क्या करता है, मतलब हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जो ग्लूकोज होता है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी और हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसी रिएक्शन का नाम क्या है, रेस्पिरेशन है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ग्लूकोज को हमने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा है और एनर्जी बाहर निकली, तो क्या हुआ, ये एक्सोथर्मिक हो गया। और ये कौन सा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन। तो आपसे पूछा जाएगा बैक एक्सरसाइज में, ऐसा एक क्वेश्चन है और ये आपके स्कूल का फेवरेट क्वेश्चन है। ये यूटी में भी आएगा, बोर्ड में भी आएगा कि क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि रेस्पिरेशन इन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाउ एक्सप्लेन, इस टाइप से करके कुछ भी पूछ लेगा। तो आप ये जो नीचे वाला पूरा पैराग्राफ मैंने बताया, ये पूरा पैराग्राफ इसी तरीके से लिखना होगा। और ये जो आपकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। जितना तरीके से आप लिखोगे उतने बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। और अगर मान लो आप कोई रेफरेंस बुक नहीं लेते हो और एनसीईआरटी को फॉलो करते हो और यहाँ से आंसर्स लिखते हो, तो मूर्खों की तरह कोई बच्चा ये गलती ना कर दे कि चैप्टर 6 भी लिख दे, ठीक है, कि विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, ठीक। ऐसे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं हो, आप सब इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। अगला देखिए, जब कभी भी कोई वेजिटेबल है उसका डिकम्पोजिशन होता है ना, कि सब्जियां सड़ जाती है और कंपोस्ट बन जाता है, हम बनाते हैं, खाद बनाते हैं इससे। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये समझ गए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, आप ये भी समझ गए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। अगला जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, डीकॉम्पोजिशन। अच्छा, नाम से ही क्लियर है आपको, क्या है, नाम से क्लियर है कि डीकम्पोज होना, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, डीकम्पोजिशन हो रहा हो, मतलब ब्रेकडाउन हो रहा हो, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है, इसमें एक ही रिएक्टेंट होता है और वो टूटता है, वो डिकम्पोज होता है, ब्रेकडाउन होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या, डिकम्पोज होना। कौन डिकम्पोज होगा, रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा। तो एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो उसको हम हीट देके या फिर प्रेशर अप्लाई करके या फिर किसी और तरीके से हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, किसमें, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है। तो समझ गए होगे आप। जैसे आप यहाँ पे देखो, SO4 है तो क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा, पहले ही बता रखा है। और Fe मतलब क्या होता है, फेरस, आयरन, ठीक है। तो FeSO4 मतलब क्या हो गया, फेरस सल्फेट। अच्छा, इसके आगे दो क्या लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल है, कहाँ से आया, इन्होंने बैलेंस की होगी उस वजह से। हो सकता है ये बैलेंस्ड हो सकता है ना भी हो, ठीक है।
तो देख लेंगे अपना, जब बैलेंसिंग करेंगे एक बार इसको ट्राई कर लेना कि बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, अब मुझे तुम लोग कमेंट करके ये बताना कि जो आपका प्रॉब्लम ये इक्वेशन 1.19 है ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो कमेंट में ऐसा लिखना, सर इक्वेशन 1.19 इज बैलेंस्ड, या नहीं है तो नहीं है बैलेंस्ड, बस इतना। ठीक, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ तुम लोग वीडियो कर रहे हो, सही से देख रहे हो। ठीक, तो ये एक रिएक्शन है। अब देखो हमने इसको हीट दिया, तो जब भी हम किसी चीज को हीट सप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन का टाइप हो गया। और हीट सप्लाई करेंगे तो क्या है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करके भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं और टेम्परेचर दे के भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो जब हीट दे के करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा, और देख रहे हो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो जब एक सिंगल रिएक्टेंट हो और उसको किसी भी तरीके से टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई करके ब्रेक डाउन करें और तोड़ के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दें, तो वो क्या होता है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं इसकी स्टेटमेंट कि अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, दिस इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आपको दे रखा है। ठीक है, और ये जो ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है ना, एक्चुअली यहाँ पे ये कॉमा नहीं है, FeSO4 के साथ कॉमा नहीं है, डॉट होता है। ठीक है, इन्होंने मिसप्रिंट हो गया, FeSO4 डॉट 7H2O। ये जो 7H2O है ना, इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्या चीज़ होती है, ये आगे पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, आपकी क्लास में ये आगे पढ़ाया जाएगा। तो होता क्या है, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये कलर देता है। ये उस क्रिस्टल आपको पता है ना क्या होते हैं क्रिस्टल, जानती हो, जैसे फिटकरी वगैरह होता है, पोटेशियम वो क्रिस्टल होता है। ठीक है, चीनी भी एक टाइप की क्रिस्टल ही है, तो उस टाइप की चीज़। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल होता है ना, उसको जो 7H2 है, जो भी कलर है, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो उसको कलर प्रोवाइड करता है। ठीक, और जब आप हीट करते हैं तो ये 7H2 बाहर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है, और फिर वो कलरलेस हो जाता है। ठीक, समझ आई बात। तो डिकम्पोजिशन का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर। इसको हमने हीट किया और हीट करके क्या बना लिया, क्विकलाइम बना लिया, और CO2 गैस बाहर रिलीज हो गई। ठीक है, तो आप एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, कि हमने इसको एक, हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, एक ही है, और उस एक रिएक्टेंट को हमने हीट दे के क्या किया, ब्रेक। देखो जब कभी भी किसी चीज को हीट दे के ब्रेक डाउन करोगे ना, तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ये चीज मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि थर्मल मतलब हीट। तो यहाँ देख लीजिए, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आप जो कॉपी लेके बैठे हैं ना, वीडियो को पॉज करिए और क्या करिए, ये नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। थर्मल डिकम्पोजिशन, ये पूरी डेफिनेशन लिखिए और फिर इसका एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। भरोसा करिए बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नोट्स तो मैं साथ साथ बनवाते ही जा रहा हूँ आपके, और बैक एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन में करवा ही दूंगा, तो पूरी NCERT थॉरोली लाइन बाय लाइन कवर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, उसको हमने हीट दिया और क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। और प्रोडक्ट कितने हैं हमारे, एक से ज़्यादा हैं, सिंपल प्रोडक्ट बन गए, मोर देन वन। तो ये क्या होगा आपका, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऊपर जो आपने फेरस सल्फेट वाला किया था ना, तो उसके अंदर आप एक्स्ट्रा जानना चाहें तो आप ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा, कि जो आपका ये टूट के बना है Fe2O3, इसका अच्छा एक चीज़ और, जब कभी भी आप ये ब्लू वाली रिएक्शन देखें ना, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो जब कोई नया कंपाउंड देखे तो उसके नाम को याद करने की कोशिश करें कि FeSO4 फेरस सल्फेट। अब ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसके भी लास्ट में SO4 वो क्या होता है, सल्फेट होता है। यहाँ पे Fe2O3, तो इसका नाम क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब फेरिक ऑक्साइड कैसा होता है, सॉलिड होता है, और SO2 और SO3 क्या है, ये गैस हैं आपके। ठीक है, SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड। 3 ऑक्सीजन है ना, तो ट्राईऑक्साइड और सल्फर, S के लिए सल्फर, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड, और SO2 हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, और Fe2O3 क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड। है या नहीं, तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए, कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी आपको दे रखी है, मैं आपको एक्टिविटीज़ भी करवाऊंगा ताकि समझ आ जाए आपको अच्छे से। ठीक, अगर आप लोगों को एक्टिविटी की अलग से एक वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे बता देना, मैं इसके अलावा सारी एक चैप्टर की सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ कंबाइन करके प्रॉपर समझा दूंगा। ठीक है, नहीं चाहिए होगी तो जो हम कर रहे हो काफ़ी है, चाहिए होगी तो कमेंट में लिख देना। ठीक, अब एक्टिविटी 1.6 देखिए, इसमें ये आपको क्या कह रहा है, ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन का ही इन्होंने एग्जांपल दिया है एक्टिविटी के थ्रू। इन्होंने 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लिया है एक बॉइलिंग ट्यूब में, उसके बाद बॉइलिंग ट्यूब को उन्होंने क्या किया है, होल्ड किया है ये टोंग के साथ। ठीक है, गर्म कर रहे हैं उसको, और फिर कह रहे हैं कि उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वाली चीज़ पूछ रहे हैं आपसे। तो हमने लेड नाइट्रेट लिया है, नाइट्रेट जो होता है ना,
PbNO3 होता है, लेड को Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेड नाइट्रेट लिया, उसको हमने हीट किया, तो हीट करने पे हम ये देखते हैं कि ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकल रही हैं, और वो जो फ्यूम्स होती हैं ना वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती हैं। इस एक्टिविटी में हमने लेड नाइट्रेट पाउडर लिया है और उसको हमने एक बॉइलिंग ट्यूब में रख के हीट किया है। तो वो पूछेगा कि हम देख क्या रहे हैं, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ से ब्राउन फ्यूम्स निकली, और वो ब्राउन फ्यूम्स किस चीज़ की होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है। फिर आपसे पूछेगा कि रिएक्शन कौन सा टेक प्लेस किया है, तो जो आपका लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है अभी मैंने बताया कि PbNO3 ट्वाइस ये लेड नाइट्रेट है। अब इसके आगे 2 क्यों लगाया, वो बैलेंस करने की कोशिश की होगी, है ना। यहाँ पे मेरे को लग रहा है सबके आगे लगाया तो ये बैलेंस्ड है शायद, ठीक। तो देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का देखो NO3 जहाँ कहीं भी लगा होगा ना ये नाइट्रेट है, NO3 जहाँ कहीं भी लगा होगा नाइट्रेट है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रेट आयन होता है NO3 -, और जो सल्फेट होता है वो होता है SO4। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक। नॉर्मली अगर किसी के साथ O लगा हो ना तो वो ऑक्साइड है, ठीक है, जैसे CuO, कॉपर ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो ये ऑक्साइड है। इवन जो H2O है ना वाटर, वो भी हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, ठीक है। तो हमने लेड नाइट्रेट लिया, उसको हीट किया, और हीट करने पे क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, NO2 बना और O2 बना, ऑक्सीजन गैस बना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है, आपने एक सिंपल सी चीज़ ली है, एक रिएक्टेंट लिया है और उसको हीट किया है तो ब्रेक डाउन हो गया, देख रहे हो, एक से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट बन गए। तो ये डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, और कैसा डिकम्पोजिशन है, थर्मल, हमने हीट दे के किया है। देखो पीजियो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन भी होता है, लेकिन ये सब सीनियर क्लास में, आपकी क्लास में सिर्फ हीट वाला है। अब आपको पता है ये जो NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसी का कलर होता है ब्राउन, और उसी की वजह से एक्सपेरिमेंट में वहाँ ब्राउन कलर आया था, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का कलर कैसा होता है, तो जो आपका लिक्विड ऑक्सीजन होता है ना उसका कलर भैया पेल ब्लू होता है। क्या होता है, पेल ब्लू। ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था एक बार 4 नंबर के लिए, ठीक है। अब कुछ और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक। तो इनको आप अच्छे से करके देखिएगा इस एक्टिविटी को। और देखिए अगर आपको एक्टिविटी की एक सिंगल वीडियो चाहिए बता देना, मैं डाल दूंगा, क्योंकि सारी एक्टिविटी करवाना फिर चैप्टर बहुत लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाओ एक्टिविटी 1.8 में कि जो 2 ग्राम आपने सिल्वर क्लोराइड लिया है, तो सिल्वर का सिंबल क्या होता है Ag, क्लोराइड का क्या होता है Cl होता है, AgCl हो गया। अब एक चीज़ याद रखना भैया कि तुम्हें ना सिंबल सबके पता होने चाहिए, जितने भी एलिमेंट है सबके सिंबल पता होने चाहिए, ठीक। और कुछ चीज़ों के साथ तो अपने आप को बिल्कुल फैमिलियर कर लो बार बार सुन के, कि जो SO4 होता है वो होता है आपका सल्फेट, जो आपका NO2 होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें तो जो बार बार आ रही हैं, ठीक है। OH अगर कहीं दिख जाए तो मतलब नाम में हाइड्रोक्साइड है, नॉर्मल O दिखे तो क्या है, ऑक्साइड है, O2 दिखे तो डाइऑक्साइड है जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। O3 दिखे तो ट्राइऑक्साइड है जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये इन नाम्स के साथ फैमिलियर हो जाओ थोड़ा। लाइमस्टोन किसे बोलते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ठीक। तो ये क्विकलाइम क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या कह रहा है, इस एक्टिविटी में कह रहा है कि आपके पास है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड मतलब क्या, AgCl। अब इसके आगे 2 क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल है, 2 मोल लिए AgCl को, बैलेंस किया होगा उन्होंने, ठीक है। और सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया। अब जो सनलाइट है ना, सनलाइट को HNu से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एरो के ऊपर HNu लगा देगा तो उसका भी मतलब सनलाइट ही है, ठीक है। H और ये V जैसा होता है न्यू, ठीक है, आपने 9th में पढ़ा होगा। तो HNu जो होता है वो होता है सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, अब आपसे पूछ रहा है कि क्या होता है, यही चीज़ इस ऑब्जर्वेशन में जानने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखोगे कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड है ना उसका कलर जो होता है वो ग्रे हो जाता है सनलाइट में। ये क्यों होता है, क्योंकि आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो किस वजह से हो रहा है, आपकी हीट की वजह से नहीं हो रहा है, जो आप सप्लाई करो उससे नहीं, सनलाइट की वजह से हो रहा है। तो सनलाइट की वजह से क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन में अलग अलग, और ये ग्रे कलर का बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है वो बन रहा है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रहा है। क्या बन रहा है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है वो सिंपलर प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर सिल्वर ब्रोमाइड की बात करूं तो वो भी सेम वे में बिहेव करता है। अब सिल्वर का सिंबल क्या, Ag, और ब्रोमाइड का क्या, Br,
तो ये हो गया AgBr। हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा। आपको पता है जो भी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है हम एरो के ऊपर लिख देते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, सनलाइट, ये सब एरो के ऊपर लिख देते हैं। अब वो किस में ब्रेक डाउन हो गया, Ag और Br में ब्रेक डाउन हो गया। और इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो याद रखना, 1 नंबर में पेपर में पूछ लेगा कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या इस्तेमाल होता है, कौन सी रिएक्शन, तो ब्रेक डाउन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये देख लो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक, एक चीज समझो, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, उनको करने के लिए, यानी आप किसी चीज को तोड़ रहे हो ना, आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में। और ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसको एनर्जी चाहिए होती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब डी यूजुअली देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इवन जब आप क्लास 11-12 में आओगे और साइंस अगर आप में से कोई लेता है, वो पढ़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो एक्सेप्शन से ही भरी पड़ी है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शंस भर भर के होते हैं, वही तो केमिस्ट्री को ज़्यादा हेवियर बना देते हैं। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, एक्सेप्शंस को अच्छे से करना है। तो देखिए, जनरली जो होता है आपका जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वैसे डीकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होता है। और जो आपका कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, आपका एक्सोथर्मिक होता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो ये चीज़ समझ गए। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये घर से करके आइएगा अच्छे से, सारा बढ़िया से पढ़ के, नहीं तो जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें देख लेना फिर। ठीक, अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है अगला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, जब किसी को उसकी जगह से हटा देते हैं तो हम कहते हैं क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, किसी को हटा के, किसी को उसकी जगह से हटा के अगर आप खुद आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेस कर दिया, है या नहीं है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन, ध्यान से सुनना, इसकी डेफिनेशन तो इधर कहीं दिख नहीं रही, मैं दिखा देता हूँ तब तक तुम सुन लो। व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, तो उसे हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कभी एक मोर रिएक्टिव मेटल को एक लेस रिएक्टिव मेटल के जब कभी भी एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल देता है। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, ये जो आपने बोला था ना CuSO4, ये एक टाइप का सॉल्ट सॉल्यूशन है। कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट, है या नहीं है, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक, तो अब मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव कैसे पता लगेगा, तो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। क्या होती है आपकी, रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिखने की कोशिश करूँगा, या अगली क्लास में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट सीरीज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो कौन सा होता है, ध्यान से सुन लो, अभी बता देता हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। जो आपका पोटेशियम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक, फेरस, फिर पीबी मतलब लेड, फेरस के बाद क्या, पीबी मतलब लेड। तो पोटेशियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा इतना रिएक्टिव होता है कि इनको केरोसिन में डुबा के रखना पड़ता है, नहीं तो ये पोटेशियम सोडियम तुरंत आग पकड़ लेते हैं, एयर के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं। अब इस रिएक्टिव, और भी लंबी है रिएक्टिविटी सीरीज, और भी एलिमेंट है इसके अंदर। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर होता है ना, वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और वो अपने से नीचे, उससे नीचे वाला उससे कम रिएक्टिव हुआ, तो वो अपने से नीचे वाले को उसके सॉल्यूशन में से, सॉल्ट सॉल्यूशन में से बाहर निकाल देता है। ठीक है, और उसकी जगह खुद ले लेता है। जैसे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए। ठीक है, आयरन है और ये कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या है, मतलब कॉपर का एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। क्या है, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है और फिर क्या है, आयरन है, आयरन आया इसके साथ रिएक्ट करने। तो अब ये रिएक्शन कैसे होगी, हम ये देखेंगे कि ये जो मेटल है आयरन, ये इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो आयरन होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, और पिन विन भी कर दूंगा, देखता हूँ कुछ। ठीक, तो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो क्या कर देगा, ये आयरन कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा, बाहर हटा देगा उसको, उसकी जगह खुद आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या किया है, CuSO4 में से Cu को बाहर निकाल दिया है, उसकी जगह यहाँ पे खुद आ गया है और कॉपर अलग हो गया। तो देखो अब मान लो कि ऐसा है कि आपका एक ग्रुप है, या आप दो दोस्त हैं। ठीक है, A और B दो दोस्त हैं।
ठीक है। अब आपके स्कूल में एक नया लड़का आया सी, ठीक है। अब अगर सी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सी ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो क्या करेगा, आप दोनों की एक कंबाइंड यूनिट चल रही है, गहरी दोस्ती, जय वीरू बन के डोल रहे हो एकदम ही, ठीक है। ये आता है, तुम इसे कहते हो कि भैया चलो अमर अकबर एंथोनी बनते हैं, ये तैयार नहीं हो रहा है ना, ये आपके साथ कंबाइन नहीं होने वाला। तो ये अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, ये अलग कर देगा, है ना। अगर ज़्यादा तेज बच्चा होगा तो क्या करवा देगा, उन दोनों की दोस्ती तोड़वा देगा और खुद जाके उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, है या नहीं है। ठीक समझ रहे हो। तो ये आयरन क्या है आपका, ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो कम रिएक्टिव है तो कॉपर अपने घर में भैया मज़े से रह रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ, है ना, अपने सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ अपने घर में रह रहा है। और आयरन क्या है, आयरन ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा हैंडसम, ज़्यादा स्मार्ट है, वो आया है यहाँ पे। अब कॉपर क्या है, भोंदू सा है, तो फिर क्या करेगा, कॉपर को बाहर निकाल के फेंक देगा और सल्फेट को हथिया लेगा, ठीक है, सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेगा। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये कैसे पता चला, रिएक्टिविटी सीरीज से, वो याद करनी है पूरी। अब अगर मान लो अगर उल्टा होता, कॉपर ऐसे अलग रहता और आयरन अपने घर में FeSO4 है, ऐसे है, ठीक है। अब ये आ रहा है रिएक्ट करने, तो ये बताओ यार, आयरन खुद ही इतना स्मार्ट है, इतना हैंडसम, इतना वो है ना। अब उसके पास एक कॉपर आ रहा है जो उससे कम रिएक्टिव है, भोंदू सा है, तो वो कुछ कर पाएगा क्या, कुछ बिगाड़ पाएगा क्या, नहीं। ये रिएक्शन ही टेक प्लेस नहीं करेगी, है या नहीं है, ये रिएक्शन ही टेक प्लेस नहीं करेगी, ठीक। तो समझ आ गई ये बात। तो ये एग्जाम्पल भी समझ आ गया होगा, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो ज़्यादा होशियार होते हैं ना, ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो जो थोड़े कमज़ोर होते हैं उनको ऐसे ही डिस्प्लेस करके उनकी जगह हथिया लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। जो लेड है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसने डिस्प्लेस कर दिया। बेचारा कॉपर जो आता है वही इसकी लंका लगा देता है, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए भैया भोंदू बन के मत रहो, ठीक है। इंटेलिजेंट बनो, भले ही किसी को डिस्प्लेस ना करो, लेकिन इतना तो रहे कि कोई तुम्हें डिस्प्लेस ना करे। तो जो जिंक और लेड होता है, आयरन होता है, ये सब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मतलब कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वो अकेला था, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था वो एलिमेंट अकेला था, तो क्या कर रहा था, अपने से कमज़ोर वाले को, कम रिएक्टिव वाले को हटा के उसकी जगह खुद आ जा रहा था, उसकी जगह क्या कर रहा था, खुद आ जा रहा था, देख रहे थे ना यहाँ पे। लेकिन मान लो ऐसा तो तब हुआ ना, क्योंकि ये जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ये क्या है, अकेला है। अगर मान लो इसकी भी फैमिली होती, भैया कॉपर अपनी फैमिली में है CuCl2 और ये Pb यहाँ पे अकेला है, ये एकदम ही भैया बैचलर होके घूम रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। कॉपर बेचारा थका आ रहा है, ये बाहर निकल गया, इसने इसकी जगह हथिया ली, ठीक है। आजकल तो अपनी सोसाइटी में ज़्यादा ही हो गया, ठीक, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो अब क्या है आपका कि अगर ऐसा हो कि CuCl2 है और जो आपका है जिंक, ये जो जिंक आपका डिस्प्लेस कर रहा है, ये जिंक भी अपनी फैमिली के साथ है, ZnSO4। तो अगर ये जिंक इस कॉपर को हटा के उसकी जगह ले लेगा और ZnCl2 बना देगा, तो नो डाउट कॉपर हट जाएगा, है या नहीं है, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। लेकिन फिर कॉपर टहलता टहलता देखेगा, अरे भैया जिंक हमारे घर को हथियाने के चक्कर में तुम तो अपना घर खुला ही छोड़ा है ना, ये SO4 तो ऐसे ही है, तो तुरंत भागेगा इसके SO4 के साथ। तो जिंक चला गया कहाँ पे, आपका ZnSO4 और CuCl2 है आपका, ऐसा करके। तो ये क्या करेगा, जिंक चला जाएगा क्लोरीन के साथ, तो कॉपर क्या हो जाएगा, सल्फेट के पास आ जाएगा, है या नहीं है, ठीक। इंटरचेंज हो जाएगा भैया, बदल गया, ठीक है। हम तुम्हारे घर, तुम हमारे घर, ऐसे स्वैप हो गए, ये इधर इधर चले गए। तो वहाँ पे क्या था, जो मोर रिएक्टिव था वो लेस रिएक्टिव को वो कर रहा था, है या नहीं है, डिस्प्लेस कर रहा था। लेकिन यहाँ वो वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये अकेला है और जो डबल डिस्प्लेसमेंट में है उसमें क्या है, उसकी अपनी भी फैमिली है, ठीक है। अच्छा, जब इस टाइप की रिएक्शन होती है ना, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बैरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, ठीक है। ये दोनों हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो सोडियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोराइड के साथ, देखो इधर। तो फिर बैरियम कहेगा अच्छा जी जरूर आओ इधर, तो बैरियम
सल्फेट, ये इसके पास चला जाएगा। समझ आई बात या नहीं आई? ठीक। तो अब होता क्या है कि इस टाइप की रिएक्शन में भी ना एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, एक वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो जो घुलता नहीं है, डिजॉल्व नहीं होता है पानी में, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट समझ के क्या होता है? जैसे दूध होता है ना, दूध को आपने नींबू डाल के फाड़ दिया तो उसके नीचे जो आ जाता है ना वाइट वाइट सा, जो डिजॉल्व नहीं होता, जिससे हम पनीर वनीर भी बनाते हैं, तो वो क्या हुआ? प्रेसिपिटेट हो गया, एक टाइप का प्रेसिपिटेशन हो गया वो। ठीक। तो वही व्हाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो गया जो आपका क्या हो गया? इनसॉल्युबल है, तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बता दिया मैंने आपको। अब जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसी डेफिनेशन इसकी बिल्कुल भी नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान से समझना। जैसे डिस्प्लेसमेंट में आप क्या कहते हो कि मोर रिएक्टिव जो होता है वो लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में आप ऐसा नहीं कहते। डबल डिस्प्लेसमेंट में ये होती है डेफिनेशन, ये ध्यान से देख लो, एज इट इज अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट, आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। आयंस का क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। सोडियम आयन चला जाता है क्लोरीन आयन के पास और बेरियम आयन आ जाता है SO4 के पास। ठीक है, सल्फेट आयन के पास। तो जहां आयंस का एक्सचेंज हो जाए ऐसी रिएक्शन उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, अच्छे से याद कर लेना। और ये वाला जो वो है ना रिएक्शन, इस रिएक्शन को अच्छे से याद कर लेना, रट लेना बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल हो जाएगा और ये आपका प्रेसिपिटेशन का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। पेपर में पूछेगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो पूरा समझाने के बाद ये लिख देना। एग्जाम्पल लिखोगे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और नाम भी बिल्कुल सही याद होना चाहिए, सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड। अभी देखो ये चीज़ें तो आपको पता लगी है, जिसके लास्ट में Cl2 वो क्लोराइड होगा, जिसके लास्ट में SO4 वो सल्फेट होगा, है या नहीं है? ठीक। नॉर्मल Cl भी रहता है तो क्लोराइड होता है, वो डिपेंड करता है वैलेंसी के ऊपर। 9th में फॉर्मूला बनाना सिखाया गया था। अब आज की क्लास में इतना ही रहने देता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो बाकी करवाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से ऊपर ऊपर सारा करके आना तुम लोग। मैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से पढ़ाऊँगा, तो यहाँ तक पूरा रीड करके आना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। ठीक है। सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, बैक एक्सरसाइज करने हैं। अगर आप NCERT को थॉरोली पढ़ते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल, इन टेस्ट, बैक एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, तो आप बोर्ड में एटलीस्ट 90+ में एटलीस्ट, और उससे ऊपर जाना तो बिल्कुल आपकी मेहनत के ऊपर है जितना आप करोगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।